हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले हमारा सर्च एंड रेस्क्यू एट टूल जिसका नाम है सतत। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आती है, इन्होंने ये एक टूल बनाया है। तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में, जिसका एम था, जैसे नहीं क्या, ओशियन या सीज में कोई ऑब्जेक्ट या फिर इंडिविजुअल पर्सन मिसिंग हो जाते हैं, जैसे मछुआरे वगैरह रहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना। तो इसका ये टूल है। ये डेवलप और इनिशिएटेड किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा। तो ये क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी 1999 में, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में, और ये एक यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है हमारा कियामनुंगान ट्राइब। तो रिसेंटली ना अभी नागालैंड में फेस्टिवल हुआ था, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो वहाँ कैसे मैप दिखाया जाता है ना कि हमारे एरिया में इतने ट्राइब है, तो उनमें इनका नाम मिसिंग था। तो वही नागालैंड के जो टूरिज़्म मिनिस्टर थे, उन्होंने इनसे माफ़ी मांगी है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये एक मेजर ट्राइबल ग्रुप है अमॉन्ग द नागाज, और ये इंडिया म्यांमार में पाए जाते हैं। तो देखिए, कियामनुंगान का मतलब क्या होता है? कियाम यानी वाटर होता है, न्यू यानी ग्रेट होता है, और न्यान यानी सोर्स होता है। इसका मतलब है सोर्स ऑफ ग्रेट वाटर और रिवर। और ये देखिए, ये है ट्राइब। नेक्स्ट है हमारा हम्बैक वेल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने 13,046 किलोमीटर एक ऐसा माइग्रेशन, यानी यहाँ से वहाँ दौड़ लगाई है, ऐसे समझो। यानी यहाँ से वहाँ वो गई है अब इतने स्पीड से। तो ये गई है साउथ अमेरिका से अफ्रीका तक 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो ये ना डिस्टिंक्टिव हम्प है, जो कि इसके बैक में नहीं क्या, जैसे ऊंट रहते हैं उनको भी ऐसा कुछ हम्प जैसे रहता है ना, वैसे इस मछली में भी हम्प है। इसका साइंटिफिक नेम है मेगापात्रा। मेगापात्रा मीन्स क्या होता है? बिग विंग। देखिए इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़, ये जो रहती है ना, फीमेल लार्ज होती है मेल से, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड पाया जाता है, हर ओशियन में पाया जाता है। और इसकी फीडिंग की एक यूनिक मेथड है, वो है बबल नेटिंग, जो क्या करती है, बबल को यानी बाहर ऐसे बुलबुले फेंकती है स्विम करते टाइम। इसका IUCN स्टेटस है लिस्ट कंसर, और साइट के अपेंडिक्स 1 में आती है। नेक्स्ट है हमारा गोलन हाइट्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इजराइल ने रिसेंटली एग्री किया है कि ये अपनी पॉपुलेशन डबल करेगा गोलन हाइट में। तो ये ना एक हिली जॉर्डन वैली में बसा हुआ एक शहर है, जो कि ऑक्युपाइड किया गया था इजराइल के द्वारा 1967 से। तो ये पहले ना सीरिया की टेरिटरी थी, अब ये इजराइल की है। और इसका नेम कहाँ से आया है? ये देखिए, बिब्लिकल सिटी जिसका नाम था गोलान, जो कि भाषान में थी, भाषान आइलैंड पता है वहाँ। तो इससे ही इसका नाम आया गोलन हाइट। देखिए, ये है गोलन हाइट, ये है सीरिया, ये है जॉर्डन, ये है इजराइल। पहले ये सीरिया का भाग था, यानी इसका पूरा टेरिटरी था, अब ये इजराइल का पार्ट है। ये देखिए इसके एडजेसेंट एरिया। तो पहले ना एक सी है, सी ऑफ गैलीली, फिर है जॉर्डन रिवर, फिर है माउंट हरमन, और फिर है वाडी अल रुख। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो रिसेंटली ना वाइस प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड फैसिलिटेट किए हैं, अभी इसलिए न्यूज़ में है। तो ये अवार्ड दिए जाते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जो कि आती है पावर मिनिस्ट्री के अंदर में। ये इंस्टीट्यूटेड हुए थे 1991 में, जिसका डिक्लेरेशन था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पर, जो कि आता है 14 दिसंबर को। देखिए, ये अवार्ड किसको दिए जाते हैं? जो एक्सेप्शनल एफर्ट डालता है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, जो कि रिड्यूस करता है एनर्जी कंजप्शन और मेंटेन करता है और इन्हांस करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंसी यानी एक सेम टास्क करने को हमें कितनी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, ये होती है एनर्जी एफिशिएंसी। यानी जितना ज़्यादा आप यूज़ करो एक ही टास्क करने के लिए,
वो होती है एनर्जी एफिशिएंसी। सो फिर देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में कुछ जानते हैं। इस्टेब्लिश हुई थी 2002 में, जो कि प्रोविज़न आया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का। और ये डेवलप करती है पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक तरह जो कि सेल्फ रेगुलेशन का होता है और मार्केट के प्रिंसिपल पर बेस होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस करना एनर्जी इंटेंसिटी इंडियन इकोनॉमी में। सो नेक्स्ट है हमारा संताना विंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना कैलिफोर्निया की कोस्टल स्टेट में ये विंड जोरों से आ रही है, तो अभी इसलिए ये न्यूज़ में है। इसका नाम है आफ्टर द सदर्न कैलिफोर्निया में जो है ना एक सैंताना कैनियन, उसके बाद में। सो देखिए वाइंड क्या है, विंड है ड्राई और वार्म यानी सूखी और गर्म, ऑफन हॉट यानी गर्म है, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया का पूरा एरिया करती है कवर। फिर ये डेजर्ट भी आ जाता है इसमें, और इंक्लूड करती है ग्रेट बेसिन जो कि वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में है, उनको भी। सो देखिए विंड जो है ये ओरिजिन कहाँ होती है, जब ना हाई प्रेशर बिल्ट होता है ग्रेट बेसिन जो है रॉकी माउंटेन का और सियरा नेवाडा का, और लो प्रेशर बनता है कैलिफोर्निया की कोस्ट पर। तो जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर आता है ना, तब ये विंड फॉर्म होती है, और ये मैक्सिमम अकर होती है अक्टूबर टू जनवरी के बीच में ही। सो नेक्स्ट है हमारा लिटिल बंटिंग। तो ये ना एक स्पैरो जैसा दिखने वाला बर्ड है, जो कि पहली बार स्पॉट हुआ है राजस्थान में, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये बिलोंग करता है बंटिंग फैमिली से, यानी कि है इम्बेरिजिए, और इसका साइंटिफिक नेम है इम्बेरिजिला पुशीला, और डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूरोप, यूरोसाइबेरिया और रशिया के फार ईस्ट रीजन में भी। देखिए ये ना माइग्रेटरी बर्ड है, यानी माइग्रेशन करने वाली बर्ड है, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में पाई जाती है, चाइना के सदर्न साइड में, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, और इसका IUCN स्टेटस है लिस्ट कंसर्न। सो नेक्स्ट है हमारा कर्श स्ट्रेट। तो ना ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रशिया अपना टैंकर ला रहा था, ऑयल से भरा हुआ टैंकर, लेकिन वहाँ ना लीकेज हो गई, तो वहाँ ऑयल स्पिलिंग हो गई, उसके कारण ना ये न्यूज़ में है। और ये ऑयल स्पिलिंग हुई कर्श स्ट्रेट में, इसलिए ये कर्श स्ट्रेट न्यूज़ में है। तो ये ना कर्श स्ट्रेट यूरोप के ईस्टर्न साइड में है और रशिया के वेस्टर्न साइड में है, जो कि ना कनेक्ट करती है सी ऑफ अजा और ब्लैक सी को, और इसे ग्रीक में ना चिमेरियन स्ट्रेट भी कहते हैं। सो देखिए ये हो गया पूरा रशिया का पार्ट, और रशिया ने जब ऑक्युपाई किया क्रीमिया, तो ये भी क्रीमिया रशिया का पार्ट हो गया। और यूक्रेन कैसे यूरोप में आता है, तो इसलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ये है कर्श स्ट्रेट, जो कि सी ऑफ अजाव और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट ना एक ऐसा छोटा सा वाटर बॉडी होता है, जो कि दो जमीन के टुकड़ों को जोड़ता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। सो नेक्स्ट है हमारा हंडरसन डॉक्ट्राइन। तो रिसेंटली एक केस आया था, इसलिए ना सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये क्या होता है, एक केस आया था हैंडरसन वर्सेस हैंडरसन का 1843 में, जो सजेस्ट किया था उसने कि जो भी इशू अराइज हुई है लिटिगेशन से, जो कि सेम सब्जेक्ट का है, तो उसे ना एक ही साथ सुना जा सके, एक ही साथ शूट कर सके। तो ये होता है हंडरसन डॉक्ट्राइन, यानी दो चीज़ों को एक ही बार सुन लो। सो ना इससे ही रिलेटेड एक है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिक्टा। तो इसका मतलब क्या होता है, द थिंग हैज़ बिन जज, यानी जो पहले ही जज हो चुके हैं उनको फिर से जब हम बोलते हैं कि फिर से केस रिव्यू करो, तो वो वैसा नहीं होता। तो ये होता है रेस जुडिक्टा। तो ये क्या है, देखिए जब पहले ही लॉ शूट फाइल हो गया है सेम मैटर के लिए, उसमें जजमेंट भी आ गया, लेकिन आप फिर भी केस रीओपन करने बोल रहे हो, तो वो होता है रेस जुडिक्टा। और ना ये हर किसी पर भी अप्लाई हो सकता है, जैसे सिविल केसेस में या फिर क्रिमिनल लीगल सिस्टम में। सो देखिए इम्पॉर्टेंट टर्म जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल ओवररीच। ये क्या होता है, जैसे एक्टिविज़म क्या होता है, जब जुडिशियल अपनी पावर इन्फोर्स करती है सोसाइटी के अच्छे के लिए, यानी गुड फॉर सोसाइटी के लिए, जैसे हो गया लेबर राइट के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तब ना वो हो जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, जब विशाखा गाइडलाइन आई थी
सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो वो था हमारा जुडिशियल एक्टिविज़म। लेकिन ना जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जुडिशरी यानी जज कोर्ट ऐसा काम करते हैं कि उनके दायरे से भी बाहर जाके काम करते हैं, तब हो जाता है ओवररीच। तो एग्ज़ाम्पल देखिए ओवररीच का, जुडिशियल ओवररीच का एग्ज़ाम्पल है, जैसे दिल्ली में ना फायर क्रैकर बैन करते हैं ना, दिल्ली में जब दिवाली आती है या कुछ भी फेस्टिवल होता है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो वो होता है वो अपने दायरे से बाहर जाके काम करते हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। नेक्स्ट है हमारा जलवाहक स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किए हैं। क्यों, इनलैंड वाटरवेज के लिए। देखिए इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, जैसे ये है हमारा इंडिया, तो यहाँ जितने भी रिवर है यहाँ भी तो नाव चलते हैं, बोट चलती है, तो उनके लिए जो स्कीम बनती है उसे ना इनलैंड वाटरवे कहते हैं, यानी लैंड के अंदर में रहने वाले। और बाकी तो रहते ही है, जैसे समुंदर में रहते हैं, अरेबियन सी में हो गया, इंडियन ओशियन में, वो दूसरे आते हैं, लेकिन इनलैंड अंदर ज़मीन के अंदर वाले आते हैं। सो देखिए इसका एम क्या है, अनलॉक करना जितना भी हमारा ट्रेड पोटेंशियल है इनलैंड वाटरवेज में, और उससे क्या होगा, रिड्यूस होंगी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट। यानी अभी मेनली क्या होता है, रोड से सामान जाता है, उससे कैसे फ्यूल लगता है, पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक होती है, तो उसको ही कम करने के लिए जलवाहक स्कीम है। तो अभी जैसे वाटरवेज के थ्रू सामान आ जा सके इधर से उधर, तो ये इम्प्लीमेंट किया गया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा, और इनके साथ काम किया है इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड ने। सो जानते इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बारे में। ये आई थी 1986 में, इस्टेब्लिश हुई थी। और ये क्यों इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि डेवलपमेंट करना था, रेगुलेशन करना था इनलैंड वाटरवेज को शिपिंग और नेविगेशन के लिए। और ये ना प्राइमरीली अंडरटेक करती है, जैसे प्रोजेक्ट रहे डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए इंडियन वाटरवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल वाटरवे, और ग्रांट रिसीव यानी पैसे रिसीव करना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे से। और इसका हेड ऑफिस ना नोएडा में है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।